हेलो बच्चों, तो भाई 2 चैप्टर हो गए हैं फिनिश। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट। 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चे मेरे लिए सनफ्लावर्स बनाते हुए, लिजर्ड्स बनाते हुए, कोई नहीं, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, लिजर्ड्स हमारी कंज्यूमर्स हैं, राइट। फूड चेन चल रही है आज। मैम कहाँ चली गई थी? खाने पीने। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें। अच्छा तो फटाफट से बता दो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी बच्चों को क्लियरली? ग्रेट। चलो तो यहां पे बेटा सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक इजी सा चैप्टर फिनिश कर देते हैं। आर एनवायरमेंट चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर बेटा इजी है, बट आप सभी को पता है लगभग 4 से 5 मार्क्स की वेटेज है। 80 मार्क्स का अगर पेपर है टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 5 मार्क्स की वेटेज आर एनवायरमेंट की है। तो ये तो बेटा क्या है, ये तो फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है हमें, इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक चीजें हैं भाई। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, फूड चेन क्या होती है, फूड चेन में 10% लॉ हम देखेंगे, बायोमैग्निफिकेशन देखेंगे, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, ओजोन लेयर को किस चीज से हार्म हो रहा है। फिर गार्बेज के बारे में थोड़ी बात करेंगे, गार्बेज 2 टाइप्स के हैं, गार्बेज की मैनेजमेंट कैसे करनी है, चैप्टर खत्म, राइट। चलिए, हमारा हैप्पी बर्थडे नहीं है, मत करिए, विश मत करिए, मिस यू। चलो वीडियो नॉट क्लियर, वीडियो तो क्लियर है भाई, आवाज भी क्लियर है। चलो भाई, चलो 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 भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर आर एनवायरमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई एनवायरमेंट का मतलब क्या है। जब मैं बात करती हूँ एनवायरमेंट के बारे में, तो एनवायरमेंट बेसिकली हमारी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट के बारे में, इसका मतलब होता है हमारी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। तो भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो भी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स है उसको हम उसके एनवायरमेंट बोलते हैं। तो भाई जैसे मैं हूं, इस टाइम मेरी एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो भी है वो मेरी एनवायरमेंट कहलाएगा। अब मेरे आसपास क्या है बेटा, मेरे आसपास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ हाउस फ्लाई है, कुछ मस्किटो है, कोई लिजर्ड है, कोई कॉकरोच है, कोई रैट है। ये मेरा एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइम अंदर हूं। मैं कहीं बाहर चली जाऊंगी बेटा, पार्क में चली गई, तो वहां पे बेटा कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ बग्स होंगे, कुछ फ्लाइज होंगे, कुछ बटरफ्लाइज होंगी, पानी होगा, एयर, वाटर, सनलाइट, कितनी सारी चीजें होंगी, है ना। तो हर चीज का जो भी एक्सटर्नल सराउंडिंग है वो कहलाता है उसका एनवायरमेंट, ठीक है। तो आर एनवायरमेंट में यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। देखो बेटा हमारा एनवायरमेंट बहुत बड़ा है, हमारा अर्थ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ी एनवायरमेंट है, बहुत बड़ा सब कुछ है, राइट। अब इस एनवायरमेंट में कुछ कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं जो कि अपने आप में क्या है, एक सिस्टम होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं मैम, जैसे बेटा मान लो आप बाहर कहीं पार्क में गए, है ना, पार्क में आप गए, तो पार्क में आपने देखा कि वहां पे छोटा सा एक पॉन्ड है। अब उस एनवायरमेंट में पॉन्ड क्या है, एक इकोसिस्टम है। मैं पॉन्ड को इकोसिस्टम क्यों बोल रही हूं, व्हाई आई एम कॉलिंग पॉन्ड एन इकोसिस्टम, बिकॉज पॉन्ड के अंदर क्या है, पॉन्ड के अंदर कुछ लिविंग चीजें हैं, जैसे कि भाई छोटी सी फिश होगी, है ना, कोई छोटा सा प्लांट होगा, राइट, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, उस पॉन्ड के अंदर कुछ नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉइल, राइट, कुछ रॉक्स, राइट। तो बेटा इकोसिस्टम बेसिकली हमारा क्या है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अपने कुछ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एंड ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एंड जब इस तरीके का कुछ बनता है तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो ये एक इकोसिस्टम का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हमें यहाँ पे सनलाइट, हीट, वाटर, सॉइल, रॉक्स देखने को मिल रही हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा। उसके अलावा बेटा यहाँ पे हमें लिविंग चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, एल्गी है, इंसेक्ट्स हैं, फिश है, एनिमल के नाम पे कैंगरू है, मशरूम, फंजाई, प्लांट्स, ये सब है,
ठीक है, तो क्या है बेटा, इकोसिस्टम बेसिकली एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर एक डिस्टिंक्ट बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ फिजिकल फैक्टर्स मतलब एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब ये आपस में मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको उससे और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इकोसिस्टम मैम किसको कह रही है। देखो बेटा, हमारा एनवायरनमेंट में अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि बेटा मान लो डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, ठीक है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ठीक है, रिवर एक इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अलावा मान लो ओशन एक तरीके से क्या है, एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। ये क्या है बेटा, इकोसिस्टम हो गए, है ना। ये सब अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम है। मैं इनको अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम क्यों बोल रही हूँ, देखो बेटा, डेजर्ट में अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, पॉन्ड के अंदर अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, रिवर के अंदर अलग, बेटा देखो रिवर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, राइट। फॉरेस्ट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा डेजर्ट के अंदर नहीं मिलेंगे या पॉन्ड के अंदर नहीं मिलेंगे। तो हर इकोसिस्टम का अपना एक क्या होता है, डिस्टिंक्ट बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक अलग कम्युनिटी होती है, हर इकोसिस्टम की अपनी अलग, राइट। बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम करने वाले हैं आर एनवायरमेंट, देन आफ्टर इट वी विल बी डूइंग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर एंड देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत जरूरी है, हमने समझ लिया। चलो अब देखते हैं आप पे इकोसिस्टम में होता क्या क्या है। तो हमने देखा हर इकोसिस्टम के दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बेटा किसी भी इकोसिस्टम में दो चीजें होंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट में बेटा हमारी सारी लिविंग चीजें आ जाती हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग। ठीक है, अब बेटा हमारी एबायोटिक के यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे कि बेटा एयर हो गया, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फंजाई, ठीक है, हमारे बैक्टीरिया एंड सो ऑन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। अब बेटा इकोसिस्टम में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। सिंपल सी चीज है बेटा, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है। जैसे देखो बेटा, हम एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, प्लांट्स एयर वाटर पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे डिपेंडेंट है ना। तो एनिमल्स को प्लांट्स चाहिए खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स बनाते हैं। अब प्लांट्स को बेटा क्या चाहिए, प्लांट्स को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, सब आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करती हूं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम और आगे हम इसको और इलैबोरेट तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेटा ये तो हमने देख लिया कि एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल है। अब बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो पाए जा रहे हैं, अब हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं बेटा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्क में गई, पार्क में क्या था बेटा, पार्क में मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्गेनिज्म को देखा, एक ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे एक ग्रास हॉपर को देखा। तो अब वो एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है ग्रास हॉपर, जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। अब वो ग्रास हॉपर क्या है, उस इकोसिस्टम में उस ग्रास हॉपर का काम क्या है, क्या वो खाना बना रहा है, क्या वो प्रोड्यूसर है, नहीं वो खाना नहीं बना रहा, वो प्लांट्स को खा रहा है। अब जो प्लांट्स को खाता है, जो प्रोड्यूसर्स को खाता है, उसको हम बोल देते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अब मान लो उसके अलावा वहां पे मैंने क्या देखा, वहां पे उसके अलावा मैंने देखा कुछ मशरूम्स थे। मशरूम बेसिकली क्या होते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, डीकंपोजर्स होते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर
फीड करते हैं, ठीक है। तो मशरूम को मैं डिकम्पोजर की कैटेगरी में रख दूंगी। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बायोटिक कंपोनेंट में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या है 3 कैटेगरीज, पहली है प्रोड्यूसर्स, तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम के अंदर खाना बनाने का काम करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो बेटा हमारे पास मेनली प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। उसके अलावा बेटा इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं, पानी के अंदर खासकर बेटा ये पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ग्रास हॉपर अपना खाना नहीं बना सकता, स्नेक अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ईगल अपना खाना खुद नहीं बना सकती, लायन अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए उनको रखा गया इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। सो द सेकंड कैटेगरी इज कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स भी 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी पहले होगा, फिर सेकेंडरी उसके बाद एंड टर्शरी उसके बाद, ठीक है। इतनी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के इतना समझते हैं, राइट। चलिए तो बेटा अब देखो कंज्यूमर भी कौन सा, प्राइमरी कंज्यूमर। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट एक एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। सनलाइट एक एबायोटिक कंपोनेंट है। सनलाइट की मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट की मदद से प्लांट जो कि प्रोड्यूसर की कैटेगरी में है वो खाना बनाएंगे, बना लिया। अब बेटा जो ऑर्गेनिज्म इन प्रोड्यूसर को खाएगा, जो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स को खाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। तो बेटा यहाँ पे जो टिड्डा है, टिड्डा मतलब ग्रास हॉपर है, ये क्योंकि प्लांट्स को खा रहा है, ये प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो इसको मैंने रख दिया इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। चलो जी, अब बेटा इस ग्रास हॉपर को खाया एक स्नेक ने, इस ग्रास हॉपर को खाया एक स्नेक ने। अब ये ग्रास हॉपर किसको खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, सॉरी ये स्नेक क्या कर रहा है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो स्नेक ने ग्रास हॉपर को खा लिया। अब इस स्नेक को कौन खाएगा बेटा, इस स्नेक को खाएगी एक ईगल, राइट। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाते हैं बेटा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये बात समझ आई। चलो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक फूड चेन बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फूड चेन बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी, प्लांट, डियर, लायन। अब फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ इसमें कौन प्रोड्यूसर है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर है एंड कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, क्विकली टेल मी, इसमें कौन प्रोड्यूसर है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर है एंड कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है। वेरी गुड, प्राइमरी कंज्यूमर, वेरी नाइस, बिल्कुल। प्लांट क्या है बेटा, तो ये मान लो क्या है, मैंने एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन बनाई है। ये कहां देखने को मिलेगा बेटा, प्लांट खा रहा है, सॉरी प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ये कहां देखने को मिलेगा, आपको अपने घर के अंदर तो देखने को मिलेगा नहीं, ये आपको पॉन्ड के अंदर तो देखने को मिलेगा नहीं, ये आपको डेजर्ट के अंदर देखने को तो मिलेगा नहीं, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, तीनों ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हैं एंड इनको मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगी, इसको मैं रखूंगी प्रोड्यूसर में, ठीक है। तो फॉरेस्ट में प्लांट प्रोड्यूसर है, फॉरेस्ट में डियर क्या है, फॉरेस्ट में डियर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉरेस्ट में डियर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए लायन क्या है बेटा, लायन क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो यहां पे लायन हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। शाबाश, आगे बात समझ में, जल्दी बताओ, आगे बात समझ में। चलो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पे प्लांट है, चलो प्लांट नहीं ग्रास है, ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने,
ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ यहां पे स्नेक क्या होगा, जल्दी बताओ स्नेक क्या होगा यहां पे, व्हाट विल बी स्नेक, सिर्फ स्नेक का पूछ रही हूं मैं। ईगल नहीं आई, ईगल ने छुट्टी मार ली, ईगल नहीं आई, ईगल ने छुट्टी मार ली, उसका पेट भरा हुआ है आज, कल आएगी वो। टर्शरी, वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, मैंने इसको लिख दिया प्राइमरी कंज्यूमर, इसको मैंने लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको मैंने लिख दिया टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया टर्शरी कंज्यूमर, वेरी गुड। एक इसके बाद भी होता है, ठीक है। अब ईगल को भूख लग गई है, ईगल को भूख लग गई है, ईगल आई ढूंढती ढूंढती, उसने स्नेक को उठा के पटक दिया और फिर खा लिया, ठीक है। तो ईगल को मैं बोलूंगी क्वाटरनरी कंज्यूमर, ईगल को मैं यहाँ पे बोलूंगी क्वाटरनरी कंज्यूमर। आगे बात समझ में, जल्दी बताओ, क्वाटरनरी कंज्यूमर पता चल गया। तो फूड चेन में बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे इकोसिस्टम में कौन किसको खा रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा लिख रहा है ईगल आंटी ऑन टॉप, ठीक है, ईगल आंटी ऑन टॉप। देखो बेटा, जो ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड चेन में, जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल आखिरी में प्रेजेंट है, फूड चेन में जो आखिरी में है उसको कोई नहीं खा रहा, उस ऑर्गेनिज्म को हम एपेक्स प्रीडेटर भी बोलते हैं, उसको हम एपेक्स प्रीडेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं एपेक्स प्रीडेटर। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, प्रीडेटर मतलब जो किसी का शिकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईगल आंटी जो है हमारी वो एपेक्स प्रीडेटर है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, चलो वापस आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का। चलो ठीक है, अब आप तुम जरा सोचो, थोड़ा ध्यान देखना, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मान लो यार ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मैंने क्या बनाया था, एक इकोसिस्टम मैंने कौन से इकोसिस्टम की बात यहाँ पे करी थी, मैंने यहाँ पे बात करी थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। तो बेटा आप सोचो जरा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर शेर को जिंदा रहना है तो उसको इसकी जरूरत है, और इसको जिंदा रहना है तो इसको इसकी जरूरत है, और अगर इसको जिंदा रहना है तो इसको सनलाइट की जरूरत है। सोच रहे हो? तो बेटा इकोसिस्टम ऐसे गड़बड़ा जाएगा, सबको एक दूसरे की जरूरत है। इकोसिस्टम क्या होगा, इसको टॉप, हाँ एपेक्स प्रेडेटर को टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। कम बैक टू दिस बेटा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हमें मेंटेन करना है तो बेटा आप देखो सबको एक दूसरे की जरूरत है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो खाना नहीं बनाएगा, और ये खाना नहीं बनाएगा तो ये भूखा मर जाएगा, ये नहीं बनाएगा तो ये भूखा मर जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चले, चलो ठीक है। चलो तो हमने यहाँ पे बात कर ली किसकी, यहाँ पे हमने बात कर ली प्रोड्यूसर्स की, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड खाना बनाते हैं इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। चलो हमने कंज्यूमर्स की बात कर ली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डीकंपोजर्स। अब ये कौन सी बला का नाम है, व्हाट आर डीकंपोजर्स? तो जब मैं बात करती हूँ बेटा डीकंपोजर्स की, डीकंपोजर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके के सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, अभी थोड़ी देर पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ा है। सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से मुझे बताओ, सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट डीकंपोजर्स, तो मैंने बता दिया डीकंपोजर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? वेरी गुड, ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। तो बेसिकली क्या आते हैं बेटा, जनरली मेनली इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, सो कॉल्ड माइक्रोब्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, ये डीकंपोजर्स की तरह काम करते हैं एंड ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, वापस आओ जरा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली फूड चेन को देखते हैं,
ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं यहाँ क्या कह रही हूं। देखो बेटा, मान लो इस हिरण का काम तमाम हो गया। काम तमाम मतलब ये मर गया बेचारा, ठीक है, ये मर गया, ठीक है। अब इसकी बॉडी पड़ी हुई है, कहाँ पे, जमीन पे इसकी बॉडी पड़ी हुई है। अब इसकी बॉडी किसी काम की है, किसी काम की है, बिल्कुल है भाई। लायन आएगा खा लेगा, चलो भाई लायन नहीं आया, अब क्या, अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ डीकंपोजर्स होंगे, कुछ डीकंपोजर्स होंगे जो इसकी बॉडी को क्या करेंगे, इसकी बॉडी के ऊपर वो फीड करेंगे, इसकी बॉडी को खाएंगे। सेप्रोट्रॉप्स हैं, वो डेड एंड डिकेइंग चीजों को खूब इंजॉय करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग चीजों को खूब इंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है सड़ी हुई, मरी हुई, गली हुई चीजें खाने का, ठीक है। तो वो इसकी जो डेड बॉडी है, ठीक है, जो इसकी डेड बॉडी है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर फीड करने वाले हैं, उसको खाएंगे, ठीक है। अब उसको कैसे खाते हैं, वो मैंने बताया था ना, डीकंपोजर्स की बॉडी में से कुछ स्पेशल एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स इनकी बॉडी के सब्सटेंसेस को तोड़ देते हैं एंड जब वो चीजें टूटती हैं तो वो सारे मिनरल्स, वो सारे न्यूट्रिशन निकल के सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। वो सारे मिनरल्स, वो सारे न्यूट्रिशन निकल के कहाँ जाते हैं बेटा, सॉइल के अंदर आ जाते हैं। तो सॉइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद लायन भी मर गया, मान लेते हैं थोड़े टाइम बाद लायन भी मर गया, इसकी भी डेड बॉडी होगी, इसका भी काम तमाम हो गया, ठीक है। अब इसकी बॉडी को भी क्या करा, डीकंपोजर्स ने डीकंपोज कर दिया। डीकंपोज करने पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे मिनरल्स वगैरह कहाँ आ गए बेटा, वो सारे सॉइल के अंदर आ गए। मोर ओवर बेटा, जब डीकंपोजर्स जब इनकी बॉडी को डीकंपोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हवा में चली जाती है, ठीक है। ये बात बता देती हूं आपको, डीकंपोजिशन की प्रोसेस के टाइम पे वाटर निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मिनरल्स निकलते हैं। मिनरल्स कैसे निकलेंगे भाई, तुम्हारी हड्डियां किस चीज की बनी है, कैल्शियम की। तो जब हड्डियां, जब बोन्स क्या होंगी, डीकंपोज होंगी तो वो टूटेंगी, तो उनका कैल्शियम निकल निकल कर कहां आएगा, सॉइल में जाएगा ना। तुम्हारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। तो जब बॉडी डीकंपोज होगी उसका आयरन वगैरह निकल कर कहां जाएगा, सॉइल के अंदर। एंड बेटा हम सभी को पता है प्लांट्स को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है, कहां से मिलते हैं उनको, सॉइल से। तो बेटा सॉइल में से ये सब वाटर, मिनरल्स प्लांट्स को मिलेंगे बिकॉज ऑफ डीकंपोजर्स। एंड एनवायरनमेंट के अंदर ये जो CO2 है, जो कि डीकंपोजर्स ने जब बॉडी को क्या किया, डीकंपोज किया, ये भी इनको कब मिलेंगे, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि डीकंपोजर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज को डीकंपोज करके उनकी बॉडीज में से वाटर, CO2, मिनरल्स वगैरह को निकाल देते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। एंड जो हमारे फिर प्लांट्स होते हैं उन्हीं वाटर, CO2, मिनरल्स को यूज करके खाना बनाते हैं। फिर यही खाना ये ऑर्गेनिज्म जो जिंदा थे वो फिर खाते हैं। तो आपको नहीं लगता ये पूरी की पूरी साइकिल चल रही है, पूरी की पूरी साइकिल चल रही है। प्लांट्स के ऊपर कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है, कंज्यूमर्स के ऊपर डीकंपोजर्स डिपेंडेंट है, क्योंकि डीकंपोजर्स तो वेट करते हैं ना ये कब मरेंगे, कब हमें खाना मिलेगा, राइट। तो ये डीकंपोजर्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है। एंड डीकंपोजर्स तो बेटा प्लांट्स की बॉडी को भी डीकंपोज करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इनको, भाई ये मरेगा इसकी बॉडी को भी डीकंपोज करेंगे। तो डीकंपोजर्स तो इनके ऊपर डिपेंडेंट है एंड डीकंपोजर्स के ऊपर अगेन प्लांट डिपेंडेंट है, सो दैट वो वेट करता है भाई कब ये डीकंपोजिशन करे, कब मुझे ये सब चीजें मिले सॉइल में। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो भाई सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं ज़ूप्लैंक्टन क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे बेटा। ज़ूप्लैंक्टन से पहले फाइटोप्लैंक्टन भी बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये बात समझ ली। तो बेटा यहाँ पे आप देखो कि तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। आ गई बात समझ में, ठीक है। कंज्यूमर्स 3 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अगेन क्वार्टरनरी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बना सकती हूँ, ये मरेंगे तो इसको मिलेगा, ये मरेंगे तो इसको यहाँ से मिलेगा, इसको मिलेगा, एंड अल्टीमेटली ये सारा इसको मिलेगा, राइट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम 2 तरीके के हो सकते हैं, इकोसिस्टम्स ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इसका क्या मतलब है भाई, कोई भी चीज नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है, सिंपल सी बात है भाई, कोई भी चीज जब नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है नेचर में
तो वो क्या हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ऐसे इकोसिस्टम जो क्या होते हैं बेटा, नेचर में खुद ब खुद ऑपरेट होते हैं, हमें उनको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, हमें कुछ स्पेशल नहीं करना उनको मेंटेन करने के लिए, राइट। तुम जाके बेटा समुद्र का पानी नहीं बदलते हो, तुम क्या फॉरेस्ट में जाके क्या पत्तियां साफ करते हो, नहीं ना, सॉइल से साफ करते हो जंगलों में जाके, वो बेटा खुद ब खुद मेंटेन हो रहा है वो सब। तो ऐसे इकोसिस्टम जिसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाना या कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी पड़ती ह्यूमंस को, ऐसे इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि बेटा पॉन्ड, लेक, मीडो, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओशन एक्सेट्रा। बट कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जिनको ह्यूमन एफर्ट से हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर मैन मेड या फिर मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके नेचुरल बैलेंस को हमें ह्यूमन एफर्ट लगा के, प्लान करके, मैनिपुलेशन करके मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि बेटा एक क्रॉप लैंड, ठीक है, क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड मतलब भाई एक खेत है, किसान का एक खेत है बेटा, उसका एक पीस ऑफ लैंड है, वहां पे सॉइल है, ठीक है भाई, वहां पे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, बट मैं उस चीज को कंट्रोल करती हूँ, मुझे वहां पे कौन सा पौधा उगाना है, मुझे अब इसमें कितनी खाद डालनी है, सॉइल की फर्टिलिटी को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के वहां पे कौन सा ऑर्गेनिजम्स को मैं मारूंगी, कौन को किसको जिंदा रखूंगी, ये मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, राइट। वैसे ही बेटा हमारे गार्डन्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए, एक्वेरियम हो गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, कुछ एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। चित्र देख लो एक बारी, फ्लो चार्ट देख लो। इकोसिस्टम टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी बेटा दो कैटेगरीज हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो होते हैं, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं, राइट। ऑब्वियस ही बात है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक्वाटिक में अलग अलग होंगे। एक्वाटिक भी दो तरीके का है, मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो देखो बेटा सिंपल से कंपैरिजन करते हैं बेटा, ग्रासलैंड पे हमें देखो अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है, ग्रासलैंड्स में हमें अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, फॉरेस्ट में हमें अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, डेजर्ट में हमें अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे। नॉट ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो। ग्रासलैंड में ग्रासेस वगैरह टाइप ज्यादा होंगी, फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होंगे, डेजर्ट में बेटा छोटे छोटे कैक्टस, पंछियां, ये सब होंगे। मरीन इकोसिस्टम में बेटा देखो समुद्र में अलग अलग तरीके की मछलियां मिलेंगी, मुझे ऑक्टोपस मिलेगा, सी हॉर्स मिलेगा, शार्क मिलेंगी, ये सब मिलेगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में मुझे ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा जीव जंतुओं का फर्क है, मरीन में भी अगर हम देखें, एक्वाटिक में भी देखें, तो मरीन और फ्रेश वाटर में क्या है फर्क है। मरीन मतलब पानी सॉल्टी होता है, फ्रेश वाटर में पानी सॉल्टी नहीं होता। आगे बात समझ में, हैप्पी बर्थडे नहीं है, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। फूड चेन की जब बात करेंगे तब ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे, ठीक है। चलो बेटा अभी बहुत पढ़ाई करनी है यार, अभी तो बहुत पढ़ाई करनी है, 6 घंटे हुए हैं अभी तो, ठीक है। चलो आओ, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बेटा जैसे कि हमने बात करा, क्रॉप फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, पोल्ट्री फार्म, जू, ये सब क्या है बेटा, यहाँ पे हमें एबायोटिक चीजें, बायोटिक चीजें, आपस में इंटरेक्शन सब देखने को मिलता है, बट इन सबको हमें मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। तो ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, फोटो देख लो, एक्वेरियम एंड गार्डन, ठीक है, एक्वेरियम एंड गार्डन। एक्वेरियम में देखो कितनी सुंदर सुंदर फिशेस दिख रही हैं, लिविंग है, प्लांट्स दिख रहे हैं, लिविंग है, बाहर से लाइट आ रही है, एबायोटिक, पानी है, एबायोटिक, नीचे पेबल्स, रॉक्स, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, एबायोटिक। तो यहाँ पे इनका आपस में इंटरेक्शन है, बिल्कुल इंटरेक्शन भी है, बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है, इकोसिस्टम। पर ये इकोसिस्टम कैसा है, ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया ना, ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है जी। गार्डन में देखो पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर, ठीक है, कुछ बटरफ्लाईज, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बग्स हैं, बहुत सुंदर, बाहर से सनलाइट भी है, सॉइल भी है, एयर भी है, थोड़ा बहुत वाटर भी है, ठीक है। अब इसको क्या मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई, गार्डन को तो मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है। तो गार्डन हो गया क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आई बात समझ में। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, पिछले साल ही आया था, बच्चों को कराया था,
ठीक है, बच्चे करके भी आए थे, तुम भी करो क्योंकि आ सकता है। एक स्टेटमेंट थी, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। भाई अब ये तो है नहीं कि बोलते मम्मी सुबह संडे हो गया, अब मैं जा रहा हूँ शहर की सारी नदियां साफ कर दूंगा, एक दिन में सारे पॉन्ड साफ कर दूंगा, लेक साफ कर दूंगा, ठीक है। बट हमें एक्वेरियम, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता, हम पॉन्ड्स को लेक्स को साफ नहीं करते रेगुलरली, बट एक्वेरियम को हमें करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, पहली बात। उससे भी बड़ी बात वो एक इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें क्या है बेटा, उसमें इट लैक्स डीकम्पोजर्स। वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे डीकम्पोजर्स नहीं होते। इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट। जो मैं कलर बना लूं पहले, एक सुंदर सा सुंदर कलर बना लें हम, ब्राइट कलर, ब्राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। लैक डीकम्पोजर्स, ठीक है, लैक डीकम्पोजर्स। अब उसके अंदर बेटा डीकम्पोजर्स नहीं होते। अब होता क्या है भाई, जो भी खाना मछलियों के लिए डालते हैं, ठीक है, मछलियों के जो भी खाना डालते हैं वो सारा नहीं खा पाती, ठीक है। अब वो कुछ निकालती भी अपनी बॉडी से, वेस्ट सब्सटेंसेस वगैरह, ठीक है, वो सब कहाँ इकट्ठा होता रहता है, पानी में एक्यूमुलेट होता रहता है। अब पानी में जब वो एक्यूमुलेट होता रहता है तो क्या होता है, वो क्या होता है, अनट्रीटेड रह जाता है, उसकी वजह से बदबू गंदगी हो जाती है। अब डीकम्पोजर्स है नहीं, डीकम्पोजर्स उनको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। अब वो है नहीं तो वहां सारा एक्यूमुलेट होगा, टॉक्सिक हो जाएगा, तो अब उसको साफ करना पड़ता है। इसीलिए हम उसको साफ करते हैं, ठीक है। एक्वेरियम में क्या होता है, अनईटन फूड एज वेल एज वेस्ट जनरेटेड बाय फिशेस। जो भी फिशेस ने वेस्ट बनाया और जो अनईटन फूड है वो आपस में मिक्स हो जाता है। और पानी में क्या होता है बेटा, पानी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, पानी टॉक्सिक हो जाता है, इसलिए हमें उसको क्लीन करना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स पे। इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है क्वेश्चन, आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बेटा ये तो हम बात कर ही चुके हैं। वो पॉइंट्स मैंने जो भी आपको पीछे डिस्कस करे थे, हमने बात कर ली है, उनके बारे में दोबारा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जो इकोसिस्टम में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो रेडिएंट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी की मदद से, हेल्प ऑफ क्या करते हैं, सोलर एनर्जी की मदद से और मिनरल्स की मदद से जो उनको सॉइल से मिले हैं, ठीक है, और एरियल एनवायरनमेंट से मिले हैं, वो क्या करते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। भाई ये क्या है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट मतलब वो ग्लूकोज, टू बी मोर स्पेसिफिक फूड बना लेते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। कैसे? रेडिएंट एनर्जी की मदद से, मिनरल्स की मदद से और एरियल एनवायरनमेंट से मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। द सेकेंड पॉइंट, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करते हैं फूड से एनिमल के अंदर, मतलब फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसको अपटेक करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। तो बेटा फूड भी क्या है, एक तरीके की केमिकल एनर्जी है। फूड क्या है, फूड एक तरीके का एक क्या है, केमिकल एनर्जी। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि मैम अगर हम डीकम्पोजर्स डाल दे तो पानी में, बेटा डीकम्पोजर्स कैसे डालोगे आप डीकम्पोजर्स, मुझे ये बताओ। हर डीकम्पोजर का अपना एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो क्या कर सकते हैं बेटा, जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। हेलो जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, हेलो टू एवरीवन, वी आर स्टडीइंग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर, ठीक है। अब देखो बेटा, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं उनकी डेड बॉडीज पे और उनको डीकम्पोज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, जो कि वापस एयर, वाटर, सॉइल में वापस चला जाता है एंड वहां से उनको दोबारा से हमारे प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। तो ये इस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, इस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है भाई। यहां से एनर्जी, यहां से एनर्जी, यहां से मतलब यहां से एनर्जी यहां गई, सोलर एनर्जी यहां गई, इन्होंने खाना बनाया बेटा, फूड एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी से खाना बना, खाना मतलब केमिकल एनर्जी बनी। अब वो एनर्जी बेटा इसके अंदर चली जाएगी क्योंकि ये इसको खाएगा, ठीक है। इसकी एनर्जी इसके अंदर चली जाएगी क्योंकि ये इसको खाएगा, इसकी एनर्जी इसके अंदर चली जाएगी वो कि इसको खाएगा,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फूड की फॉर्म में जो एनर्जी है वो आगे आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो आगे आगे ट्रांसफर होती है ना। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, फूड चेन बनाते टाइम आपको अपनी एरोस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, एरोस का आपको ख्याल रखना है, कहीं पता चले आप ग्रास से सन की तरफ बना दो, गलत है भाई। भाई घास थोड़ी ना एनर्जी दे रही है सूरज को, भाई सूरज से, सन से एनर्जी मिल रही है हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो बेटा जो हमारी डायरेक्शन है एनर्जी का वो बहुत जरूरी है समझना। भाई सॉइल से हमारी ग्रास से ग्रास हॉपर को एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्रास को खा रहा है ना, ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर को एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी यहां से यहां गई। अब ग्रास हॉपर को स्नेक खाएगा, तो ग्रास हॉपर से एनर्जी स्नेक को मिली, ठीक है, कितना खुश हो रहा है स्नेक, ठीक है। एंड स्नेक से एनर्जी मिलेगी ईगल आंटी को, क्योंकि यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है। प्रोड्यूसर को बेटा, डीकंपोजर्स को कहां से एनर्जी मिलेगी? डीकंपोजर्स को इससे भी एनर्जी मिल सकती है जब ये मरेगा, इससे भी मिलेगी जब ये मरेगा, इससे भी मिलेगी जब ये मरेगा, इससे भी मिलेगी जब ये मरेगा। तो बेटा असली खलनायक, असली गैंगस्टर तो डीकंपोजर है, ठीक है। असली गैंगस्टर कौन है? डीकंपोजर्स। सबसे एनर्जी ले लेता है, सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, राइट। चलिए आगे चले। तो इस तरीके से हमारा इकोसिस्टम काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं फूड चेन में। सिंपली क्या है बेटा, फूड चेन बेसिकली जस्ट एक लीनियर सीक्वेंस है। किस चीज का? एक ऐसा सीक्वेंस जो कि ये दर्शाता है, जो कि ये दिखाता है कि कौन किसको खाएगा। फूड चेन सिंपली क्या है? फूड चेन सिंपली एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें हम ये बताते हैं कौन किसको खाता है, ठीक है, कौन किसको खाता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है समृद्धि आंटी, अरे बोल लो यार, इट्स ओके, बस तुम पढ़ लो बेटा, तुम मुझे दीदी बोलो, मैम बोलो, आंटी बोलो। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच यू, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है, राइट। चलिए, तो फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा, कौन किसको खाता है। इसी रिप्रेजेंटेशन को, इसी लीनियर मतलब सीधा सीधा है ना, मैथ्स पढ़ते हो ना, इसी लीनियर रिप्रेजेंटेशन को, कौन किसको किस सीक्वेंस में खा रहा है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। वेरी गुड। तो बेटा देखो, इस फूड चेन में ये किस चीज की फूड चेन है? ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन में बेटा प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। देखो बेटा यहाँ पे फ्लो का है, एनर्जी का फ्लो, प्लांट से डियर में, डियर से लायन में, ठीक है। ये ग्रासलैंड का क्या है? फूड चेन है। प्लांट ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, ठीक है, ईगल आंटी ने खा लिया, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन हो गई। ये क्या है? यहाँ पे ये मरीन क्या है? कोई मरीन वीड है, मरीन प्लांट है, इसको एक स्कॉर्पियो ने खा लिया। स्कॉर्पियो को किसने खा लिया? छोटी फिश ने। फिश को एक बगुला खा गया, ठीक है। तो ये एक पॉन्ड या हम बोल सकते हैं लेक इकोसिस्टम की क्या हो गई बेटा? फूड चेन हो गई। अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, राइट। चलो उसको भी बताते हैं। देखो बेटा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया स्मॉल फिश, एंड उसके बाद मैंने यहां लिख दिया लार्ज फिश। मैंने यहां पे एक फूड चेन बनाई है, ठीक है, मैंने यहां पे फूड चेन बनाई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगी बेटा? देखो, इस फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? हमेशा प्रोड्यूसर से। वेरी गुड। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली प्रोड्यूसर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि अगर ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ नहीं है बेटा। फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ ऐसे फ्री फ्लोटिंग, फाइटोप्लैंक्टन्स आर नथिंग बट फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स, फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स जो पानी में बेटा, मैं देखो ना यहाँ पे, आप देखो मैं फिश की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हो रही होगी, यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हो रही होगी, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर भी होगा, कोई कंज्यूमर भी होगा, कोई प्राइमरी कंज्यूमर होगा, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, कोई टर्शियरी कंज्यूमर होगा। तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर हम बात करें तो वो पानी के सरफेस पे
फ्लोट करने वाले बहुत ही छोटे 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 माइक्रोब्स, या फिर मैं सीधा ये भी लिख सकती हूँ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोब्स तो इट्स लाइक फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन एल्गी आ गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बेटा, खाना बनाने का काम करते हैं। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये बेसिकली प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कि यूग्लिना हो गया, ठीक है, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, पी फॉर प्लांट, पी फॉर फाइटोप्लैंक्टन। ऐसे याद रखना कि भाई फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली पानी के सरफेस पे फ्लोट करके खाना बनाने का काम करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, ज़ूप्लैंक्टन। तो अब आप समझ गए होंगे ज़ूप्लैंक्टन क्या है। ज़ूप्लैंक्टन हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। अब बेटा ज़ूप्लैंक्टन बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को पानी के अंदर बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है। ज़ूप्लैंक्टन्स कैसे याद रखेंगे, ज़ू मतलब एनिमल्स है ना, और एनिमल्स दूसरों को खाते हैं, वो खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है जी। तो अब ये भी पानी के सरफेस पे क्या रहते हैं बेटा, जनरली फ्लोट करते हैं। अब ज़ूप्लैंक्टन्स को छोटी फिश खा लेती है, तो छोटी फिश यहाँ पे हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड छोटी फिश को बड़ी फिश खा लेती है, ये हो गई टर्शरी कंज्यूमर। इनको आके एक बड़ी शार्क ने खा लिया, वो हो गई क्वार्टरनरी क्या, कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो ये जनरली प्रोड्यूसर की कैटेगरी में है, तो एल्गी वगैरह हो गया। ज़ूप्लैंक्टन्स जो होते हैं बेटा जनरली, ज़ूप्लैंक्टन्स जो होते हैं जनरली प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, ठीक है। ज़ूप्लैंक्टन्स जनरली प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, कैटेगरी मतलब इनका एग्जांपल दे रही हूं, यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रहे, बट कुछ प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे बात समझ में, ये क्लियर हुआ, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या है, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक बेसिकली क्या है बेटा, ट्रॉफिक हम बोलते हैं एक लेवल, मतलब ट्रॉफिक मतलब बेसिकली होता है फूड के रेफरेंस में यूज करते हैं, है ना। तो किसी भी फूड चेन में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल है ना। जैसे हम स्कूल में बात करते हैं, तो कोई आप किसी से पूछो भाई आप स्कूल में आप मतलब आप तो बच्चे हो, है ना, तो आप स्टूडेंट हो स्कूल में, आपका लेवल क्या है, स्टूडेंट का लेवल है। अब मैं किसी और से बात कर, उन्होंने कहा कि मैं तो टीचर हूं, तो उनका लेवल टीचर का है, ठीक है। तो सबसे नीचे आप हो, आपसे ऊपर टीचर है, ठीक है भाई। अब टीचर से मैंने कहा कि नहीं मुझे और किसी लेवल के उससे बात करो, ऑर्गेनिज्म करिए, और ऊपर लेवल से बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम आपको ना वाइस प्रिंसिपल से बात करा देते हैं। तो टीचर्स के ऊपर वाइस प्रिंसिपल से भी नहीं, मैंने कहा आपसे भी बात नहीं करनी, हमें और ऊपर के ऑर्गेनिज्म से बात करनी है, तो उन्होंने कहा आपको प्रिंसिपल से बात करा देते हैं। तो सबका क्या है बेटा, सबका अपना अपना एक पोजीशन है, सबका अपना अपना एक लेवल है, राइट। तो वैसे ही बेटा फूड चेन में कौन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बेटा प्लांट्स प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं, तो प्रोड्यूसर को मैं बोलूंगी कि इनका ट्रॉफिक लेवल 1 है, ठीक है। ग्रास हॉपर क्या होता है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ये प्लांट्स को खाता है। तो ग्रास हॉपर जो होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वो फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 2 पे होते हैं, दूसरे माले पे, दूसरे फ्लोर पे, ठीक है। अब जो रैट है बेटा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 3 पे होता है। वैसे ही बेटा ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगी कि एक फूड चेन बनाओ जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए, तो आप समझ गए ना, 4 पोजीशंस होने चाहिए, 4 ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो बेटा ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आ गया था पेपर में कि फूड चेन बनानी थी, उसमें बताया कि आपको इतने ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन बनानी है, और उसमें आपको बताना है कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, एंड कौन टर्शियरी कंज्यूमर है। इस तरीके की फूड चेन्स बनाने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। चलो अब जब मैं ट्रॉफिक लेवल की बात करती हूं, तो भाई इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में से बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ये कहता है, चलो ये दिया था रेमंड लिंडमैन ने 1942 में, जो कि ये कहता है कि भाई जब किसी भी फूड चेन में, ठीक है, जनरली ये जो लॉ है ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स के ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल माना जाता है। वो ये कहते हैं कि भाई जब किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जब किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है, बाकी की सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब किसी भी फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, भाई इसने इसको खाया
तो ये फूड इसके अंदर गया, फूड के अंदर एनर्जी थी, तो जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो सिर्फ 10% एनर्जी इसको मिलेगी, इसके पास जितनी भी एनर्जी थी उसकी सिर्फ 10% एनर्जी इसको मिलेगी, बाकी सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% इसको मिलेगा, बाकी सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई थी 10% लॉ में। इसके अलावा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है बेटा, क्या है वो एक पॉइंट वो ये है कि बेटा मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सन की, तो हम सभी को पता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम है बेटा, इकोसिस्टम में फूड चेन्स चल रही हैं, सभी फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाना बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एंड वो एनर्जी उनको मिलती है सनलाइट से। ठीक है, तो प्लांट्स को बेटा ढेर सारी सनलाइट मिलती है, ढेर सारी एनर्जी मिलती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ उसका 1% ही यूटिलाइजेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स बेटा और भी तो कितना कुछ कर रहे हैं ना, प्लांट्स और भी तो कितना कुछ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 1% एनर्जी को ही यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, बाकी सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, फिर वो किसी और काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देखती हूँ बेटा, मान लो इस ट्री के पास क्या है, मान लो इस ट्री के पास 6000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है। अब आप मुझे बताओ कि डियर के पास कितनी एनर्जी होगी, अब आप मुझे बताओ डियर के पास कितनी एनर्जी जाएगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी गुड 600 किलो जूल। ठीक है, 10% लॉ यही कहता है कि भाई इसका 10% इसको मिलेगा। अब मुझे बताओ लायन को कितना मिलेगा, लायन को कितना मिलेगा, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लायन गेट। वेरी गुड, 600 का 10%, 600 का 10% मिलेगा लायन को 60 किलो जूल, 60 किलो जूल। ठीक है, चलो ठीक है, 60 किलो जूल। एक क्वेश्चन का आंसर करो मुझे। In an ecosystem, 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next is in the form of 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहा है कि जब इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 10% एनर्जी किस फॉर्म में आगे जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में जाती है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में आगे जाती है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जाती है, या फिर लाइट एनर्जी की फॉर्म में जाती है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश बेटा। देखो हीट की फॉर्म में नहीं जाती, वो कह रहा है कि भाई एक फूड चेन है, T1, T2, T3 एंड T4 है ना, ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल की एक फूड चेन है। वो कह रहा है मान लो ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, कितनी एनर्जी गई, 10% ही गई। इसके पास जितनी भी थी उसका सिर्फ 10% आगे गया, तो बेटा वो 10% एनर्जी आगे किस फॉर्म में गई है, हम सिंपली ये बोलेंगे ना मैम इसने खाना खाया था, फूड एनर्जी की फॉर्म में। फूड किस तरीके की एनर्जी है, हीट एनर्जी है नहीं, मैकेनिकल एनर्जी है नहीं, लाइट एनर्जी है नहीं, भाई फूड तो एक तरीके का केमिकल एनर्जी हो गया ना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस तो हो गए राइट, तो केमिकल एनर्जी, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं 10% लॉ का। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं तुम्हें ना चलो सबसे पहले यहाँ पे एक फूड चेन बनाती हूँ। प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, एंड स्नेक को ले गई ईगल आंटी। ठीक है, ईगल आंटी लिख मत आना पेपर में। ठीक है, चलो अब सबसे पहले कोई मुझे पूछे कि भाई बताओ इसमें स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, कोई पूछे कि बताओ कि इस फूड चेन में स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, जल्दी बताओ। ट्रॉफिक लेवल पूछ रही हूं बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे 4। वेरी गुड, देखो सबसे पहले इस फूड चेन में हम ट्रॉफिक लेवल लिखेंगे। ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, वेरी गुड, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है, एंड ये ट्रॉफिक लेवल 5 है। ठीक है, चलो अब कोई मुझसे पूछ ले कि प्लांट क्या है, तो प्लांट इस फूड चेन में प्रोड्यूसर है।
प्रोड्यूसर, पिक्चर वाला प्रोड्यूसर नहीं, पिक्चर वाला प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं, खाना बनाने वाला प्रोड्यूसर, क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रास हॉपर इस फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग इस फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक इस फूड चेन में टर्शरी कंज्यूमर है, एंड ईगल आंटी इस फूड चेन में क्वार्टरनरी कंज्यूमर है। ये बात समझ आई? देखो मैं यहाँ पे ये सब क्यों लिख रही हूँ, जब तुम्हें पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो वो कहेंगे कि भाई एक फूड चेन है, बताओ इसमें ना सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इतनी एनर्जी है, तो बताओ क्वार्टरनरी कंज्यूमर वाले के पास कितनी होगी, या प्राइमरी कंज्यूमर के पास इतनी एनर्जी है तो बताओ इसके पास कितनी होगी, टाइप्स। ठीक है, तो बेटा मान लेते हैं कि आपको पेपर में थोड़ा कठिन सवाल आ गया है ना, क्योंकि सीबीएसई का भाई कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मान लो बेटा आपको एग्जाम में ये आ गया कि भाई जो टर्शरी कंज्यूमर है, उन्होंने कहा पेपर में, उन्होंने कहा गिवन में उन्होंने ये दे दिया कि भाई जो स्नेक है, जो ट्रॉफिक लेवल 4 पे ऑर्गेनिज्म है, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है, उसके पास 400 किलो जूल एनर्जी है, ये गिवन है मान लो। एंड वो कह रहे हैं कि बताओ इसके पास कितनी एनर्जी होगी। कर लोगे? जल्दी बताओ, कर लोगे? क्वेश्चन में ये गिवन दे दिया और पूछ रहे हैं कि बताओ इसके पास कितनी एनर्जी होगी, और ये सब नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मतलब आपको ऐसे बता दिया, एक फूड चेन दे दी, फिर पूछ रहे हैं बताओ टर्शरी कंज्यूमर कौन है, उसके पास इतनी एनर्जी है तो इसके पास कितनी होगी। कर लोगे? चलो देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है, कौन कौन नहीं कर पाता। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी एक चीज है। देखो बेटा इसका 10% इसको मिला होगा एंड इसका 10% इसको मिला होगा, सिंपल, एम आई करेक्ट? इसका जो भी रहा होगा उसका 10% इसको मिला होगा एंड इसका 10% इसको मिला होगा, राइट? तो बेटा 400 हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं ना, हर बारी एक जीरो कम कर देते हैं, तो अब जब इधर आएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा दिमाग लगाओ यार, 400 किलो जूल किसका 10% है? 400 जूल किसका 10% है भाई? 400 जूल हमारा 4000 किलो जूल का 10% है, राइट? तो इसका 10% इसको मिला होगा, ठीक है जी। बेटा 4000 जूल किसका 10% है? 4000 जूल हमारा 40,000 किलो जूल का 10% है, इसका 10% इसको मिला होगा, ठीक है? आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता था बेटा आपको पेपर में सिर्फ ये दे देते हैं, बोलते बताओ ईगल आंटी के पास कितनी एनर्जी जाएगी, है ना, ये भी पूछ सकते थे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? जल्दी बताओ, कर लोगे पेपर में इस तरीके के 10% लॉ के क्वेश्चंस कर लोगे? क्विकली टेल मी बेटा, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में तो आप कर लोगे? वेरी गुड। यहां पे एक पॉइंट याद रखेंगे बेटा, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे बेटा। मान लो ये T1 है, T2 है, ये T3 है एंड ये T4 है, तो बेटा किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम एनर्जी हमारे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उस पे होती है, ठीक है। एंड किसी भी फूड चेन में जो आखिरी का ट्रॉफिक लेवल होता है, चाहे वो T4 हो या T5 हो, ठीक है, मिनिमम और लीस्ट एनर्जी किसके पास होती है बेटा? आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे होती है। क्या ये बात याद रहेगी? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे, सबसे कम एनर्जी सबसे आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे। आर वी ओके विद दिस? वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल रहे हैं, ठीक है, फूड वेब की तरफ आते हैं। भाई फूड चेन क्या था? फूड चेन कहता है कि भाई प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, सिंपल। फूड वेब कहता है नहीं 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 नहीं, रियलिटी चेक, ऐसा नहीं होता बेटा। मान लो प्लांट को खाया डियर ने, डियर को कोई और चक के ले गया तो शेर क्या भूखा मरेगा? शेर क्या बैठा रहेगा कि नहीं 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 मेरे को तो डियर ही खाना है? नहीं भाई, उसको भी भूख लगती है, उसको भी अपनी क्या बोलते हैं, अपने पेट पूजा करनी है उसको भी। वो किसी और के शिकार में निकल जाएगा, वो ज़ीब्रा ढूंढ लेगा, वो कुछ और ढूंढ लेगा, कोई गाय भैंस ढूंढ लेगा, ठीक है, कुछ और ढूंढ लेगा वो, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि हमारे इकोसिस्टम में बेटा, हमारे इकोसिस्टम में क्या है? हमारे इकोसिस्टम में अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल चीज देखें तो हमारे इकोसिस्टम में फूड वेब ज्यादा क्या है? ज्यादा है। मतलब
जो फूड चेन्स है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो बेटा मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये प्लांट है, प्लांट को मान लो यहाँ पे किसी फ्लाई ने खा लिया, तो बेटा इस फ्लाई को कोई बर्ड भी खा सकती है, इस फ्लाई को कोई फ्रॉग भी खा सकता है, राइट। तो आपस में फूड चेन जब जुड़ी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, तो फूड चेन बना होता है, राइट। फूड चेन बना होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, बायोमैग्निफिकेशन की। भाई बायोमैग्निफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, पेपर में इससे क्या होते हैं बेटा, क्वेश्चन भी आते हैं। चलो देखते हैं ये होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भाई बायोमैग्निफिकेशन को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, पहले तो ये याद रख लो, कहीं बोलो अरे मैडम ने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। चलो जी, अब बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये बोलता है कि भाई किसी भी फूड चेन में जब फूड का ट्रांसफर हो रहा होता है तो फूड के साथ साथ थोड़े थोड़े केमिकल्स भी बॉडी में जाते हैं। क्यों भाई, क्यों जाते हैं केमिकल्स? ह्यूमंस, आजकल वो मीम चल रहा है ना दी बॉयज, तो ऐसे होना चाहिए दी ह्यूमंस। भाई इतना पॉल्यूशन कर दिया है, सॉइल में, एयर में, वाटर में, हर जगह टॉक्सिन्स हैं, एंड वो सारे टॉक्सिन्स बेटा किसी ना किसी रूट्स के थ्रू हमारे खाने में घुस जाते हैं। ठीक है, हमारे खाने में घुस जाते हैं जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो कुछ भी हम खा रहे हैं बेटा, उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन्स जाते हैं। एंड फूड चेन में ये देखा गया है कि जो लोअर लेवल के जो ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वो टॉक्सिन्स कम होते हैं। जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो उन टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एंड इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, जल्दी बताओ। चलो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखो जरा, मान लो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे मैंने पॉन्ड बनाया। ठीक है, पॉन्ड के अंदर मैंने क्या बनाया, कुछ छोटे छोटे मान लो मैंने प्लांट्स बना दिए। चलो ठीक है, अब बेटा मान लो आसपास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से टॉक्सिन्स वगैरह निकल के इस पानी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स निकल के इस पानी के अंदर आ गए हैं, एंड बेटा ये पानी, इसी पानी के अंदर ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, इसी पानी के अंदर ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एंड ये पानी जब ये प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे इनके टिश्यू के अंदर जाएगा, यानी कि टिश्यू के अंदर क्या चले गए, टॉक्सिन्स चले गए, टिश्यू के अंदर टॉक्सिन्स चले गए। ठीक है भाई, अब इसी पॉन्ड के अंदर क्या था बेटा, आसपास एक गांव था, इसी पॉन्ड के अंदर क्या थी बेटा, कुछ मछलियां भी थी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, अब बेटा क्योंकि ये मछली क्या करती थी, इन पेड़ पौधों को खाती थी, हर्बीवोरस फिश थी, तो अब क्या हुए बेटा, ये वाले जो टॉक्सिन्स थे जो इन प्लांट्स के अंदर थे, अब इन प्लांट्स को, मछली बाहर चली गई, इसको बाहर निकाल दिया है पॉन्ड से। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं अपना पॉन्ड, बड़ा कर लेते हैं, कब्जा लेते हैं जरा पॉन्ड को, नहीं मैं डाकू। ठीक है, तो कब्जा लिया हमने, फिश ने, वाहियात हम फिश बना रहे हैं, फिश भी आके गुस्सा करेगी हमको। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉक्सिन्स थे, आओ जरा देखो, जल्दी से देखो भाई, जब ये फिश खाएगी इस प्लांट को, तो इस प्लांट के अंदर के टॉक्सिन, भाई ये जब प्लांट के अंदर टॉक्सिन है तो प्लांट इसकी बॉडी में जाएगा, तो टॉक्सिन भी तो इसकी बॉडी में जाएगा, तो ये टॉक्सिन इसकी बॉडी में चला गया। भाई जब ये वाली फिश ने ये वाला प्लांट खाया तो प्लांट के अंदर टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन जब प्लांट इसकी बॉडी में गया तो टॉक्सिन भी तो इसकी बॉडी में गया, तो टॉक्सिन भी इसकी बॉडी में चला गया। भाई ठीक है, अब ये प्लांट खाती जा रही है, टॉक्सिन इसकी बॉडी में जाता जा रहा है, ये खाती जा रही है, टॉक्सिन इसकी बॉडी में जाता जा रहा है। फिर एक दिन तुम आए, तुमने कहा कि आज तो मैं मछली पकड़ूंगा और मछली बना के खाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी हम तुम्हें बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तुम खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, तुमने वो क्या बोलते हैं, फिशिंग वाली वो ऐसे 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 होती है, तुमने क्या करा, तुमने इस मछली को पकड़ लिया, ठीक है, और तुम इसको घर पे ले गए और तुमने ये मछली पका के खाई, ये मछली तुमने पकाकर खाई, ठीक है, तुमने मछली पका के खाई, तुम घर पे गए, मम्मी मछली बनाओ, मछली खाएंगे। अब बेटा जब तुमने मछली खाई तो इस मछली के अंदर क्या था, इस मछली के अंदर टॉक्सिन्स थे। वेरी गुड, मैंने तुम्हें जॉर्डन्स बनाए हैं, यस, ठीक है। तो ये मछली जब तुमने खाई तो भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चले गए, भाई देखो पानी के अंदर टॉक्सिन बना दिए, ठीक है, पानी से टॉक्सिन गए प्लांट में, प्लांट से गए फिश में, फिश को तुमने खाया, टॉक्सिन किसके अंदर गए, टॉक्सिन गए भाई तुम्हारी बॉडी के अंदर, लो तुम्हारे जॉर्डन्स के भी अंदर, लो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन चले गए। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखना, ट्रॉफिक लेवल 1 पे कौन है, प्लांट्स, ट्रॉफिक लेवल 2 पे कौन है, फिशेस, ट्रॉफिक लेवल 3 पे कौन हो, तुम। अब देखो बेटा, पानी के अंदर जब टॉक्सिन्स थे वो थोड़े मतलब पानी के अंदर जो टॉक्सिन्स थे प्लांट्स में गए, तो प्लांट्स के अंदर थोड़ा टॉक्सिन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा। प्लांट्स को क्या करा, फिशेस ने खाया। अब फिश एक प्लांट तो खाएगी नहीं, प्लांट जो फिश होगी बहुत सारे प्लांट्स खाएगी, तो बेटा बहुत सारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन, तो वो इसकी बॉडी में चले गए। अब ये तो है नहीं कि तुमने जिंदगी भर में तुमने एक फिश खाई, तुमने बहुत सारी फिशेस खाई, तो बेटा वो बहुत सारे टॉक्सिन तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए। मतलब होता क्या है बेटा, ऐसा देखा गया, ऐसा एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल से मतलब हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं बेटा, तो जो टॉक्सिन की कंसंट्रेशन होती है, मिनिमम टॉक्सिन कंसंट्रेशन, वो देखने को मिलती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। फिर धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल पे जो टॉक्सिन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा हो जाना, राइट। तो यहाँ पे बेटा इस पे थोड़ी कम है, इस पे थोड़ी और बढ़ जाएगी, इस पे थोड़ी और बढ़ जाएगी, इस पे थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होंगे, चाहे वो T4 हो या चाहे T5 हो, उस पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम टॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगी। यानी कि जो एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, वो जो ईगल आंटी है, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स तो कोई नहीं खाता ना। अब बेटा देखो इसने मछली खा ली, अब ह्यूमन बींग को तो कोई नहीं खाएगा, तो इस वाली फूड चेन में ह्यूमन बींग एपेक्स पे है, ठीक है, टॉप कंज्यूमर है, ठीक है, टॉप कंज्यूमर है। तो बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ जाती है एनर्जी, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जो हाईएस्ट होता है वो सबसे ज्यादा मतलब किस पे होता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर टॉक्सिन कंसंट्रेशन पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे कि डीडीटी क्या होता है बेटा। डीडीटी एक तरीके का टॉक्सिन होता है, डीडीटी ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है, ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है जो बेसिकली मच्छरों को मारने के लिए यूज किया जाता है। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में बैंड है, इंडिया में बैंड नहीं है, ठीक है। एंड ये डीडीटी की वजह से ही पहली बार बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमिना क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। तो बेसिकली जिस एरिया में ये पता चला, तो वहां पे बेसिकली बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी। उस एरिया में क्या हो रहा था, वहां पे ना ईगल की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम हो गई थी। अब आप कहोगे मैम क्या फर्क पड़ता है, ईगल आंटी थोड़ी कम हो जाएंगी तो क्या होता है बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ईगल्स वगैरह होते हैं ना, ये एक तरीके के स्कैवेंजर्स होते हैं, डेड बॉडीज वगैरह को खा जाते हैं, ठीक है। बट उस एरिया में बार बार देखने को मिल रहा था कि डेड बॉडीज बहुत देखने को मिल रही थी, और उन्की पॉपुलेशन बहुत कम भी हो गई थी। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उन्हें पता चला यार ये तो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से हो रहा है। अब हुआ क्या बेटा, वहां पे आसपास जब डीडीटी उन्होंने स्प्रे किया तो प्लांट्स के अंदर चला गया, प्लांट्स को एक एनिमल ने खाया, फिर एक एनिमल को दूसरे ने खाया, तीसरे ने करके, तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो ईगल्स थी उनके अंदर डीडीटी की जो मात्रा थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जिसकी वजह से क्या हुआ मैं बताती हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। जब ईगल्स के अंदर ये डीडीटी केमिकल्स, ईगल्स यहाँ पे थी, जब इन ईगल्स के अंदर बहुत ज्यादा डीडीटी चला गया, तो जब वो रिप्रोड्यूस करती थी और जब उनके अंडे वो देती थी, तो जो उनके अंडे का जो शेल होता था, जो उनके अंडे का शेल जो होता था वो बहुत ही पतला रह जाता था। अब क्या होता था बेटा, उन्होंने अंडे दिए और वो अपने अंडे को सेकने के लिए अपने अंडों के ऊपर बैठती थी, तो उनके वजन से ही वो अंडा टूट जाता था। क्यों? क्योंकि डीडीटी की वजह से, डीडीटी टॉक्सिन की वजह से उनके अंडे बहुत ही पतले रह जा रहे थे। तो अब जब भी वो अपने अंडे को सेकने के लिए बैठती थी, वो उनका अंडा टूट जाता था।
तो क्या हुआ बेटा, बंडा टूट गया? नहीं, ईगल आएगी नहीं, जिसके कारण क्या होता गया बेटा, ईगल की पॉपुलेशन उस एरिया में बहुत ही कम 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 होती चली गई। ठीक है, बहुत ही कम होती भी चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि भाई ये तो डीडीटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, तो ये बात समझ आई। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा हमने यहाँ पे देखी कि बायोमैग्निफिकेशन में मैक्सिमम टॉक्सिन कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल पे, मिनिमम कंसंट्रेशन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। और अगर फूड चेन में बेटा एनर्जी की बात करें बेटा, एनर्जी का मैक्सिमम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और मिनिमम लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं बेटा। फूड चेन्स में जनरली क्या होते हैं बेटा, ज्यादातर 3 से 4 स्टेप्स ही होते हैं, या फिर आप मैक्स टू मैक्स इसको 4 से 5 स्टेप्स बोल सकते हो। इससे ज्यादा आपको फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है बेटा, एनर्जी 10 और 90% कम हो जाती है, जिसके कारण आखिरी तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम एनर्जी बनती है, एंड वो एनर्जी काफी नहीं होती। उसके अलावा बेटा फ्लो ऑफ एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शन होता है। यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था यूनि डायरेक्शनल क्या होता है। यूनि मतलब बेटा 1, डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में। मतलब अब देखो बेटा, मैंने कहा कि मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी, तो बेटा मैं इसी डायरेक्शन में चलती रहूंगी, एक ही डायरेक्शन में चलती रहूंगी। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो फूड चेन्स में क्या होता है बेटा, T1 से T2 पे गई, T2 से T3 पे गई, T3 से T4 पे गई। तो बेटा एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल से लेके हायर ट्रॉफिक लेवल तक ही होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि शेर प्यार से कहे कि आजा भाई, डिगर भाई वापस ले ले अपनी एनर्जी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, प्लांट कभी भी सन को नहीं कहता ले तू अपनी एनर्जी वापस ले ले, थैंक यू, ऐसा नहीं होता। एक बार एनर्जी इसके पास आ गई, इससे आगे जाएगी, इससे आगे जाएगी, इससे आगे जाएगी। ठीक है, एंड डीकंपोजर जो है बेटा, वो उसकी तो बल्ले बल्ले है, डीकंपोजर की तो भाई बल्ले बल्ले है ना। वो तो क्या है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सबसे ले लेता है एनर्जी। राइट मैम, एक सॉन्ग सुना दो। भाई मुझे नहीं आता, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, आई एम अ वेरी वेरी बैड सिंगर। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, जैसे डीडीटी की। इसके अलावा बेटा बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं जो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, Hg मर्क्यूरी हो गया, Cd कैडमियम हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, देयर आर सर्टेन केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जो होते हैं बेटा, जो हम अपनी उस पे वो करते हैं, क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स के ऊपर जो हम स्प्रे करते हैं, ये सब हमारी वेजिटेबल्स के ऊपर आ जाता है, फिर जब हम उनको खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है। तो आपने सुना होगा ना, मम्मी हमेशा बोलती है कि बेटा धो के खाया करो फ्रूट्स को। जब भी आप बाहर से आते हो और फ्रूट ला के खाने लगते हो तो मम्मी बोलती है ना, अरे वॉश कर लो इसको। तो इसको वॉश करने का मतलब क्या है, इसको वॉश करने का मतलब ये है कि भाई उस पर जो केमिकल्स वगैरह है उनको हम क्या कर लो, इनको हटा लो, नहीं तो आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी में क्या होंगे बेटा, वो एक्यूमुलेट होंगे। बट सोचने वाली बात यह कि एक्यूमुलेट क्यों हो रहे हैं हमारी बॉडी में। भाई हमारी बॉडी में इनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं है। अगर हमारी बॉडी में इनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते तो ये टूट जाते, बट ये हमारी बॉडी में टूटते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होते, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है मिनी मैटर डिजीज क्या होता है। देखो बेटा, जब किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा मर्क्यूरी एक्यूमुलेट हो जाता है, जब किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा मर्क्यूरी एक्यूमुलेट हो जाता है तो उनको मिनी मैटर डिजीज, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देती हूं, मर्क्यूरी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी की बॉडी में तो उनको मिनी मैटर डिजीज हो जाती है। मिनी मैटर डिजीज में बेटा मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, डीडीटी की फुल फॉर्म तुमसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे पेपर में, ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे पेपर में। ये देखो, तुम पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई फूड चेन में जनरली 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं होते। तो आप बताओगे कि भाई 10% लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है हर स्टेप पे, इसीलिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रह जाती है आखिरी ट्रॉफिक लेवल तक बचते, इसलिए वो एनर्जी इतनी नहीं होती कि उस ऑर्गेनिज्म का काम चल सके आगे, तो इसलिए 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं। आई बात समझ में। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन,
हाँ जी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। मैम यू आर लुकिंग लाइक जानवी कपूर। इज इट सो? नो नो, नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं। चलो हो गया, ये हो गया। एक बच्चा कह रहा है मैम सेल्यूलोज के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? देखो बेटा, सेल्यूलोज जो है वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, बट ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे टिश्यूज में चले जाते हैं। ये जो होते हैं बेटा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर टिश्यूज में जाके ब्लड में चले जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेल्यूलोज नहीं जाता, सेल्यूलोज नहीं जाता, सेल्यूलोज हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन? भाई ब्रेन का फंक्शन अभी पढ़ा तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, थिंकिंग, मेमोरी, बैलेंसिंग। ठीक है, चलो चश्मा लगा ले, लो चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा लगा नहीं है, स्टाइल है हमारा। चलिए आगे चले, चलो भैया ओजोन लेयर की बात करते हैं। क्या है ओजोन लेयर? व्हाट इज ओजोन लेयर? क्या है? तो भाई हम सभी को पता है हमारी पृथ्वी, हमारी मदर अर्थ के अराउंड एक एयर का क्या है, एक एयर का ब्लैंकेट है। एयर का क्या है? एक ब्लैंकेट है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर के क्या है? इस एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड सो ऑन। अब इसमें से एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन गैस को हम O3 भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राई एटमिक कंडीशन है, यानी कि 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर ये गैस बनाते हैं। अब यहाँ पे ओजोन गैस की क्या है? एक लेयर पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी, जो सन रेज आ रही हैं, सन रेज में एक टाइप ऑफ रेज ये होती हैं जो कि यूवी रेज कहलाती हैं। अब ये ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती हैं, ये ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम यूवी रेज, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। भाई पूरा लिखा ना, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाकर आना कि अरे देखो हमको तो सब आता है। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ये, ठीक है, सॉरी अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। तो इन अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। अब हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट क्यों होना है? ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा, चलो अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहां पे बेटा अब हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से क्यों प्रोटेक्ट करना है खुद को? भाई ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है बड़ी बुरी रेज होती है। ये जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो हमको स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, हमारे डीएनए डैमेज कर सकती है, हमारी प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, आंखों में जाके हमें कैटरैक्ट कॉज कर सकती है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर सकती है। तो भाई ये क्या है? ये अल्ट्रा वायलेट रेज से खुद को बचा लो। कौन बचाता है? हमारे अर्थ के बाहर एक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट भगवान ने देके भेजा है ओजोन लेयर को, बट क्योंकि हम अगेन द ह्यूमंस, ठीक है, उन्होंने क्या करा? केमिकल्स बना बना के छोड़ दिए एनवायरनमेंट में। ये केमिकल्स गए ऊपर, इन्होंने जाके ओजोन लेयर से पंगे लिए, ओजोन लेयर को डिप्लीट किया। ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, यूवी रेज ने कहा कि भाई मैं तो जा रही हूं अर्थ पे। अब अर्थ पे आती है यूवी रेज और हमको डैमेज करती हैं, बट इसको हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर्स में है। बड़ा लेजेंड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आता है पेपर में, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब करो जो ओजोन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कैसे वो इंपॉर्टेंट है अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए। अगर हम अर्थ पे सस्टेन करना चाहते हैं, अर्थ पे सर्वाइव करना चाहते हैं, तो ये ओजोन लेयर कैसे काम करती है, मतलब कैसे हेल्प करती है। तो सिंपली भाई हम ये बताएंगे, द लेयर ऑफ व्हाट, ये भी बताना, देखो बहुत अच्छा आंसर ऐसे लिखना है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज in which the most of the atmosphere ozone concentrated is called ozone layer। वो कह रहा है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें एक जगह है जहां पे बहुत सारी ओजोन गैस कंसंट्रेटेड होकर इकट्ठी हुई हुई है, एंड उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब इसका काम क्या है? इसका काम है टू शील्ड दी सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस को शील्ड करना, बचाना, किससे? हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, जो कि क्या है? बहुत ही हाईली डैमेजिंग है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये क्या करती है? स्किन कैंसर कॉज करती है, डैमेज
करती है आइस को, कैटरैक्ट कॉज करती है, क्रॉप यील्ड को कम करती है, ठीक है, इवन हमारी ग्लोबल रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब क्योंकि ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, हमें शील्ड करता है अर्थ सरफेस को, इसलिए क्या है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है बेटा। अभी ब्रेक नहीं मिलेगा, इसको बस खत्म करके, इस चैप्टर को खत्म करके वी विल टेक द ब्रेक, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, आई एम सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर बनती कैसे है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, आ सकता है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है बेटा, यूवी रेस के कारण, अल्ट्रा वायलेट रेस के कारण ये ऑक्सीजन के दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं, तो O+O अलग हो गए, ठीक है। अब ये दोनों बेचारे इधर उधर पागलों की तरह इधर उधर फैलते हैं, अरे कोई हाथ पकड़ लो यार, अरे कोई हाथ पकड़ लो, अरे कोई हाथ पकड़ लो, ठीक है। तो बेचारे इधर से उधर क्या है, इधर से उधर ये घूमते हैं कि यार कोई तो भाई, कोई तो हाथ पकड़ लो हमारा, तो बेचारे ऐसे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बस वेट कर रहे हैं कोई बॉन्ड बना ले। अब इनको क्या होता है बेटा, इनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता है कि आजा भाई चल ठीक है कोई नहीं, ठीक है चल कोई नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है इसके साथ बॉन्ड बना लेती है, एंड बेटा जब ऑक्सीजन दो एटम्स हैं ऑलरेडी एक और आके मिलता है, तो क्या बनेगा, O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, इसको ठीक है, इस तरीके से क्या होता है बेटा, ओजोन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से ओजोन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है ओजोन में। एंड यहाँ पे आपने कितनी इंटरेस्टिंग चीज नोट करी कि भाई ओजोन गैस बनती किसकी वजह से है, यूवी रेस की वजह से बनती है। एंड उसके बाद यही ओजोन फिर यूवी रेस को कहती है चल बेटा तू कौन निकल ले यहाँ से, तेरे को नहीं जाने दूंगे आगे, ठीक है ना। मतलब बेटा तुम इसकी मदद ले रहे हो, फिर इसी को नहीं आगे जाने दे रहे, वाह वेरी गुड, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, वेरी बैड, वेरी सेल्फिश ओजोन गैस, ठीक है, ये बात समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो अब बेटा ये जो है, अब ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे मैन मेड केमिकल्स हैं, मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरली बेटा हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एसीज में यूज किए जाते हैं, एंड ये निकलते हैं जब इनमें से, तो ये ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाके हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीशन करते हैं, ओजोन लेयर को हार्म कॉज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, हार्म कॉज करते हैं हमारी ओजोन लेयर को। हैलोन्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, जो कि काम करते हैं हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का, हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। इसी की वजह से क्या किया गया था बेटा, हमारा एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था, आई जस्ट डोंट रिमेंबर 1981 है या 1986 है, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 1986 है, ठीक है। तो UNEP अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सानिया मैम का चश्मा नहीं है, ये मेरा ही चश्मा है, प्लीज डोंट लाइक दिस, बट ये स्टाइल वाला चश्मा है, ठीक है। तो एक बार बेटा उसका ईयर कंफर्म कर लेना, आई डोंट वांट कि मैं कुछ गलत बताऊं आपको, है ना। तो एक बार 1986 1987 जो भी, एक बार उसको डिस्कस कर लेना, देख लेना एक बारी। तो उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि भाई ठीक है, ये तो बहुत हार्मफुल चीज है, इसको हम और वो नहीं करने देंगे, हमारे ओजोन लेयर को हार्म नहीं करने देंगे। तो उन्होंने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि ठीक है भाई,
अब से रेफ्रिजरेटर नहीं बनाने हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाले, तो उन्होंने फिर उसके बाद वो बनाने बंद कर दिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा ओजोन लेयर मान लो डिप्लीट हो गई तो क्या होगा, तो बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं बेटा। स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट, डीएनए डैमेज, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, सनबर्न्स हो जाएंगे, लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मरीन लाइफ का, ये सब कुछ हार्म्स होंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, गार्बेज वी प्रोड्यूस की। भाई हम सबसे पहले गार्बेज होता क्या है, व्हाट इज गार्बेज? वेस्ट। गार्बेज क्या है बेटा? कोई भी अनवांटेड चीज, कोई भी अनवांटेड चीज। बेटा मान लो ये क्या, अब ये कागज मेरे लिए काम का नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए अनवांटेड है, अब ये गार्बेज है, दिस इज गार्बेज। ठीक है, दिस इज गार्बेज, बट इस पेन से मैं लिख रही हूं तो मेरे लिए अब भी इस टाइम पे ये गार्बेज नहीं है, इस टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मान लो ये नॉर्मल पेन है, इसका रिफिल खत्म हो गया या इसकी बॉडी टूट गई, तो मेरे लिए अभी कोई सी काम का नहीं है, तो उसके बाद ये मेरे लिए गार्बेज हो जाएगा। दिस इज लाइक कचरा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, गार्बेज बेसिकली जो हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे घरों में, जो प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली जो भी कूड़ा है, कचरा, ओपी, राइट। तो ये दो कैटेगरीज का हो सकता है, या तो ये बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। ठीक है, तो बेटा जो भी वेस्ट सब्सटेंस डिकम्पोज हो सकता है, जिसको तोड़ने की जिम्मेदारी डिकम्पोजर लेता है कि भाई ठीक है सॉइल में डाल दो, मैं इसको खा जाऊंगा, मैं इसको डिकम्पोज कर दूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो भी नेचुरल चीजें होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल की उसमें आ जाती है, जो कि नेचुरल चीजों से मिलके बनी है। जैसे कि भाई हमारी कैटल डंक ना, गोबर हो गया, वूल हो गया, कॉटन हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट पील्स, घर में जो खाना बच गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब नेचुरल चीजों से मिलके बना है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहता है डिकम्पोजर भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं खा सकता इसको, मैं नहीं तोड़ सकता इसको, मेरे पास नहीं है एंजाइम्स इसको खाने के लिए, मेरे पास नहीं है एंजाइम्स इसको डिकम्पोज करने के लिए, मेरे पास एंजाइम नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको डिकम्पोजर्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिनको वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि प्लास्टिक कोई अर्थ पे मिलियन बिलियन साल पुरानी चीज नहीं है बेटा, ये तो ह्यूमंस ने लैब्स में बनाई हुई चीज है। ठीक है, हमारे डिकम्पोजर्स के पास प्लास्टिक को खाने के लिए, तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं है, तो वो कैसे डिकम्पोज कर देगा, उन्हें कैसे डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो प्लास्टिक हो गया बेटा, मेटल्स हो गए, पॉलिथीन हो गई, ठीक है, ये सब चीजें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। यस, हम अभी आर एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कुछ बच्चे कह रहे हैं चार्जिंग खत्म हो गई, फोन लाए थे, चार्जर नहीं लाए थे क्या दुकान से, चार्जिंग पे लगा लो। ठीक है, क्या लिख रहे हो? डायग्राम मैं बता दूंगी। इस चैप्टर में से बेटा कोई भी डायग्राम नहीं है, अब चैप्टर में से आपको फूड चेन बनाने के लिए आएगी। ठीक है, सनबर्न क्या होता है भाई, जब बहुत ज्यादा तुम सन के एक्सपोजर में आ जाते हो तो एक्सट्रीम टैनिंग हो जाती है एंड वहां से थोड़ा जला सा हो जाता है, स्किन थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चले, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बेटा, Why decomposers can't break down non biodegradable waste। बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई decomposers non biodegradable waste को डिकम्पोज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो मैनमेड मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक्स, ये क्या है बेटा, ये ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते बैक्टीरिया या फिर दूसरे डिकम्पोजर से, बिकॉज उनके पास उनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। भाई देखो, पेप्सिन का काम प्रोटीन को तोड़ना है तो वो प्रोटीन को ही तोड़ेगा, वो फैट को नहीं तोड़ेगा। लाइपिस का काम फैट को तोड़ने का है तो वो फैट को तोड़ेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ेगा, वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब जो डिकम्पोजर्स के पास प्लास्टिक को तोड़ने के लिए एंजाइम ही नहीं है तो कैसे तोड़ देगा, तो वो उसको नहीं तोड़ सकता, नहीं डिकम्पोज कर सकता। इसलिए
हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो डिकम्पोजर्स के पास वो एंजाइम्स नहीं है तो वो नहीं टूट पाते, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। We often observe domestic waste decomposing in the bylanes of residential colonies। तो हमने बहुत देखा है बेटा रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बहुत सारा डोमेस्टिक वेस्ट एक दूसरे के ऊपर पहाड़ बना देता है ना, बायलेन्स पड़ी रहती हैं। तो कुछ ऐसा वेज बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट लोगों को हम बता सके कि भाई देखो ये इम्प्रॉपर तरीका है, दिस इज नॉट राइट वे, हमें ये हार्म मतलब दिस कैन कॉज हार्म टू अस। आप कैसे बताओगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन, ठीक है। तो हम ये बताएंगे कि भाई देखो अगर आप ढंग से कूड़ा कचरे को नहीं डालोगे तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से क्या होगा बेटा, इट विल बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मस्किटोज। भाई वहां पे मक्खी मच्छर आएंगे, हम सभी को पता है मक्खी मच्छर बेसिकली क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, ये बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है, and will create favorable conditions for the spread of various diseases, right। तो भाई ये मस्किटोज फ्लाइज वगैरह क्या होती है, बेसिकली इनको ऐसा बहुत पसंद होता है, इनको कूड़ा बहुत पसंद है, वहीं पे जाके ये क्या करती है, ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती है क्योंकि उनको वहां पे खाना वाना मिल जाता है। तो बेटा बाद में ये मक्खी मच्छर होंगे, बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट विल रिलीज हार्मफुल गैसेस। बेटा आपने देखा होगा जब आप बहुत ही हीप ऑफ गार्बेज के पास से निकलते हो तो वहां पे बहुत ही स्मेल होती है, बैड ओडोर, बैड बदबू, राइट। तो बेटा वहां से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं एनवायरमेंट में और ये हमारे एनवायरमेंट को हार्म करेंगी, हमको कॉज करेंगी, अनक्लीन और अनहाइजीनिक कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। वेस्ट विल फ्लो टू वाटर बॉडीज, अगेन बेटा बारिश होगी तो ये सारा कूड़ा निकल के नालियों में जाएगा और उसको और गंदा करेगा, जिसकी वजह से वहां उस पानी के अंदर जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हार्म हो सकता है। तो बेटा बहुत जरूरी है कि हम अपने वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन आया है, इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द पिकॉक्स। आई लाइक सच क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक फूड चेन है और सिर्फ 2 जूल एनर्जी अवेलेबल है किसके पास, पिकॉक के पास। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया पीकॉक ने। तो पीकॉक के पास कितनी एनर्जी है, पिकॉक के पास सिर्फ 2 जूल एनर्जी है। भाई नोट कर लो फटाफट से, मैम के साथ साथ करना है। 2 जूल एनर्जी है, गिवन है, ठीक है, 2 जूल एनर्जी है, गिवन है। हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन ग्रास, वो कह रहा है भाई पिकॉक के अंदर 2 जूल एनर्जी है तो बताओ ग्रास के अंदर कितनी एनर्जी होगी। हा वेरी गुड। देखो बेटा यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 10% एनर्जी ही आगे जाती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। तो इसका 10% इसको मिला, इसका 10% इसको मिला, इसका 10% इसको मिला, इसका 10% इसको मिला। तो हर बारी क्या था बेटा, हर बारी 10 से डिवाइड कर देते थे, इसका 10% इसको डिवाइड बाय 10 इसको, इसका डिवाइड बाय 10 इसको, इसका डिवाइड बाय 10 इसको। उल्टा कर दो भाई, इसको इसका 10% मिला, इसको इंटू 10 कर दो। तो भाई 2 इंटू 10 20 जूल, 20 इंटू 10 200, ठीक है, जूल। 200 इंटू 10 2000, 2000 इंटू 10 20,000 जूल्स, 20,000 जूल्स, ठीक है, 20,000 जूल्स, ठीक है। $20 किलो, 20 किलो का मतलब ये हो गया ना, किलो मतलब 1000, 20,000 जूल्स हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो कब आया है क्वेश्चन, 2022। भाई पिछले साल ही आया है, पिछले साल ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी पूछ रहा है कितनी एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन ग्रास, और जस्टिफाई भी करना है। ये नहीं कि भाई बताइए क्या आंसर होगा और उसने बता दिया और तुमने लिख दिया, नहीं, तुमको अपने आंसर को तुम्हें जस्टिफाई करना है। तुम बताओगे कि भाई रेमंड लिंडमैन जी बोल के गए हैं 10% लॉ होता है, 10% लॉ में ऐसा होता है कि सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है। तो इसी के कारण हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हमने पता लगा लिया कि ये होगा और पूरा सॉल्व करके दिखा देना अच्छे बच्चों की तरह, नाम मत डुबवा कर आना मेरा, ठीक है। चलो
व्हाट इज मेंट बाय गार्बेज, लिस्ट 2 क्लासेस इन विच गार्बेज इज क्लासिफाइड बाय। गार्बेज क्या है, अपने दोस्त का नाम लिखकर मत आना, ठीक है, जो डेफिनेशन है वो लिखकर आना। क्या डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन, गार्बेज की डेफिनेशन, व्हाट इज गार्बेज की डेफिनेशन, वेस्ट और गार्बेज आर द सब्सटेंसेस दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू अस, ठीक है, विच आर नो लॉन्गर यूजफुल टू अस, ठीक है। कचरा से टोपी, एक बार कर दो जरा, कचरा से टोपी, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है 2 क्लासेस बताओ जिसको हमने क्लासिफाई कर रखा है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और उसके बाद वो पूछ रहा है बेटा सेम क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर ही रहे थे, वो 2022 पिछले साल पूछा ही है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। देखो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है पिछले साल क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं उनके एक्शन में, जब हम ऐसा बोलते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं उनके एक्शन में, इसका मतलब ये होता है, कि एंजाइम जो है बायो कैटलिस्ट है। बायो मतलब लिविंग, कैटलिस्ट मतलब बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। एंड मतलब ये एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर ही क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, ये स्पेसिफिक चीज के ऊपर ही एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। भाई देखो 2022 में पिछले साल सेम क्वेश्चन आया, डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है भाई, हायर लेवल, एटमॉस्फेयर का हायर लेवल मतलब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है, तो बताओ ना, बताओ क्यों डिप्लीट हो रही है, वाई, CFCs की वजह से हो रही है, ठीक है। मेंशन हार्मफुल इफेक्ट, क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा, कैंसर, कैटरेक्ट, कितना सिंपल, 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ कितना लल्लू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क में आया है पिछले साल। तो ये सब चीजें तो हमने कर ली है ना कवर, है ना। चलो आगे चले, चलो अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लो। अब तुम्हें यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन को दिखाने का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, मतलब ये है कि तुम इस चीज को समझो, तुम्हें पेपर में हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, पेपर में तुम्हें हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, MCQ भी आएगा, असर्शन एंड रीजनिंग भी आएगा, हर तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक पैराग्राफ दे देंगे बड़ा सा, उसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ विच वाटर इज मेन कंपोनेंट, फूड एज वेल एज पोर्टेबल वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। वो कह रहा है कि भाई ह्यूमन बॉडी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिसमें कि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कह रहा है पोर्टेबल वाटर, पानी जो पीने लायक पानी होता है उसको बोलते हैं, वो हर ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। जो फूड हमें मिलता है प्लांट से, वो एग्रीकल्चर से मिलता है। पेस्टिसाइड्स जो है बेटा बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं फील्ड्स के अंदर। पेस्टिसाइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। वो कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, सॉइल से, एंड उसके बाद वाटर मिनरल भी लेते हैं प्लांट्स वाटर से। उसके साथ साथ ये पेस्टिसाइड्स भी प्लांट में चला जाता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर चला जाता है। अब ये सारे केमिकल्स जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनको हम नहीं तोड़ पाते, तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्रोग्रेसिवली, ठीक है। अब जल्दी बताओ यहाँ पे कौन से फिनोमिना की बात हो रही है, जल्दी बताओ यहाँ पे कौन से फिनोमिना की बात हो रही है आखिरी की 3 लाइन में, जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे आखिरी की 3 लाइन में कौन सी बात हो रही है। बायोमैग्निफिकेशन, वेरी गुड। यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन की बात हो रही है। वो ये कह रही है कि भाई हर ट्रॉफिक लेवल पे प्रोग्रेसिवली केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमें इनकी देखने को मिलती है, ठीक है, एंड ये हमें हायर ट्रॉफिक लेवल पे, और ये हमारी हेल्थ को और माइंड को अफेक्ट करती है। भाई इस तरीके की कहानी तुमको दी रहेगी, एंड इस तरीके की कहानी पे, इस तरीके के केस के बेस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 मतलब जहां से कॉपी किया होगा वहां पे 6 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, तुम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड की ह्यूमन बींग्स के अंदर क्यों पाई जाएगी, जल्दी बताओ क्यों पाई जाएगी, अभी सिखाया था ना तुमको, जल्दी बताओ भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स कंसंट्रेशन क्यों होगी, क्योंकि भाई ह्यूमन बींग्स सबसे क्या होते हैं, आखिरी में टॉप ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ये क्या है, ये टॉप कंज्यूमर है, इनको कोई नहीं खाता, ये हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, एंड क्योंकि हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं इसलिए सबसे ज्यादा
मैक्सिमम टॉक्सिन कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में होती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कोई वन मेथड बताओ जिसको हम अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स टू सम एक्सटेंट। वो कह रहा है भाई ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी बॉडी में कम पेस्टिसाइड जाए। तो भाई सब फल सब्जियों को धो के खाया करो ना। देखो एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, इसलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन केमिकल्स की पेस्टिसाइड्स की ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलती है। सेकंड, वो कुछ पूछ रहा था कि भाई बताओ क्या करें, तो भाई पील्ड छिलका उतार के खाओ। छिलका उतार के नहीं खा रहे फ्रूट का वेजिटेबल का, तो भाई उसको अच्छे से वॉश कर कर खाओ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, ठीक है। या फिर पेस्टिसाइड्स को बैन करवा दो, ठीक है। या फिर ऐसा फूड खाओ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया गया हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, लीस्ट या फिर नो यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन्स। बेटा किसी भी फूड चेन के जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, किसी भी फूड चेन के जो वेरियस स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब, इकोसिस्टम, ट्रॉफिक लेवल या बायोमैग्निफिकेशन। जल्दी बताओ किसी भी फूड चेन के, वेरी गुड, ट्रॉफिक लेवल T1 T2 T3 T4, ठीक है। विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, मैन इज, बेटा मैन क्या है, मैन कंज्यूमर है, मैन प्रोड्यूसर है, मैन प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों है, या फिर प्रोड्यूसर डीकंपोजर। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम में क्या है, ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, क्या है, वेरी गुड, कंज्यूमर है, शाबाश। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या चलेंगे, आगे अब रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आर एनवायरनमेंट खत्म हो गया है, फटाफट से बता देती हूं इस चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको 10% लॉ अच्छे से करके जाना है, 10% एंड बायोमैग्निफिकेशन। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं, 10% लॉ एंड बायोमैग्निफिकेशन, इनसे क्वेश्चन आने के एक्सट्रीम हाई चांसेस हैं। उसके अलावा बेटा फूड चेन के क्वेश्चंस, फूड चेन बना दो, ये बता दो, सेकेंडरी कंज्यूमर बता दो, इस तरीके के क्वेश्चन। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, ओजोन लेयर किससे हार्म हो रही है और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। वो एक्वेरियम वाला क्वेश्चन, डीकंपोजर्स के एडवांटेजेस, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। एक यहाँ पे मिस हो गया, मैं बता देती हूँ बेटा, ये पूछते हैं कि भाई डीकंपोजर्स का क्या रोल है इकोसिस्टम में, तो हम ये बताते हैं बेटा इकोसिस्टम में जो डीकंपोजर्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्लीन करने में मदद करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। उसके अलावा जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल्स चलती है एनवायरमेंट में उनको क्लीन करने में, मतलब उनको मेंटेन करने में मदद करते हैं, राइट। चलिए तो भाई ये था हमारा क्या, ये हमारा था चैप्टर आर एनवायरमेंट। भाई 3 चैप्टर हो गए, पूरा साल की पढ़ाई एक दिन में कर रहे हो यार, कमाल हो तुम लोग, ठीक है। चलो लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, अब है हमारी किसकी, आर एनवायर, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, आर एनवायरमेंट हो गया। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड वेरी गुड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब जल्दी से बताओ कितनी देर का ब्रेक चाहिए, जल्दी से बताओ कितनी देर का ब्रेक चाहिए। भाई तुम 30 मिनट का ब्रेक ले चुके हो, 10-10 मिनट के 3 ब्रेक हो चुके हैं बेटा। अभी थोड़ा छोटा ब्रेक ले लो, ठीक है, अभी थोड़ा छोटा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, उसके बाद फिर एक बीच में बड़ा ब्रेक ले लेना, ठीक है, उसके बाद ले लेना बड़ा ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक है ना, 10 मिनट का ब्रेक प्लीज, समझ यहाँ की बात बोलो, 10 मिनट, ठीक है। ऐसे फिर कैसे कोर्स पूरा होगा बच्चा, ऐसे नहीं हो पाएगा ना बेटा, अच्छे बच्चे बन जाओ। अब ऐसे सोचो थोड़े दिन भी पढ़ाई करनी है, फिर तो मौज ही मौज है यार, है ना, थोड़े दिन पढ़ाई कर लो, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब इसके बाद मिलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, स्टार्ट करेंगे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो फटाफट से PWOP कर दो एक बारी। वेरी गुड, PWOP, वेरी गुड। चलो मिलते हैं बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट करेंगे।